हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे जो पोस्ट निकला है 1061 पोस्ट निकला है। तो उसमें जो हम टेस्ट सीरीज नंबर 27 डिस्कस करेंगे, किसका? जीके जीएस का। देखिए, जीके जीएस आपके लिए महत्वपूर्ण है। जीके जीएस में आपको बता दे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी इसी में आ जाता है। तो क्या है, वीडियो हम लगातार उसका भी लाते रहते हैं, करंट अफेयर का भी लाते रहते हैं और स्टैटिक जीके का भी लाते रहते हैं। और क्लास रेगुलर आएगा, आपका जो क्लास आता है ना रेगुलर आता है। एक दिन में 2 लेक्चर आपको अपलोड किए जाते हैं। इंग्लिश के साथ यदि मैथ आ जाए या एप्टीट्यूड आ जाए, उसके बाद रीजनिंग के साथ इंग्लिश आ जाए या जीके जीएस आ जाए, इस तरह आपको रेगुलर क्वेश्चन आपको जो टेस्ट सीरीज है देखने को मिल जाता है। तो चलिए, तो आज हम जीके जीएस में टेस्ट सीरीज नंबर 27 डिस्कस करेंगे। आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग तैयारी सही से बेहतर तरीका से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन लाते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो आपको बताया ना, प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण है, आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और आपको क्या बताया, देखिए 10 क्वेश्चन में कम से कम 100 क्वेश्चन से ऊपर का आपको हम बता देते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, आपको हम डाउट क्लियर करवा देंगे। देखिए, जितना भी होगा एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, समझ गए। उसके बाद देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 में से 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और 1 आवर का एग्जाम होगा, 1 आवर का एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। तो आपको पूरा क्वेश्चन करना है और क्या करना है, इतना समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन आपको करके आना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें, ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए। यदि आपको ई बुक चाहिए तो क्या है, आप 70 रुपीज़ का पेमेंट करके, 70 रुपीज़ का पेमेंट करके और ई बुक प्राप्त कर लीजिए। या कोई भी जानकारी आपको लेना हो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। और क्या है कि देखिए, आप क्वेश्चन यहाँ लगा लिए, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा। ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वहाँ से इडियम्स नहीं बनाइएगा, उसके बाद एप्टीट्यूड पढ़ लीजिएगा, सिर्फ यहीं से नहीं ना होगा। आपको पढ़ने के लिए भी ना ई बुक में आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन सब उसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा बनाइएगा ना, क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ क्या होगा कि डेटा चेंज रहेगा। जैसे में मैथ का कोई डेटा हो गया तो क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे, लेकिन डेटा ओनली चेंज रहेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको देखिए यहाँ पे आपको बता दे, सिलेबस बता देते। देखिए, आपको बता देना, स्टैटिक जी क्या है, हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड का पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। तो आपको जब रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है ना, एग्जाम डेट आ जाएगा, तो इस पे सिर्फ थ्योरी क्लास हम आपको ला देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी है और इंडिया के बारे में है। तो इतना आपको पढ़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है किसके पास है। देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे ना, एकदम लिख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, किस तरह आपको सॉल्व करना है पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो किसके पास है, संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं ना, महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। देखिए, महासभा और सुरक्षा परिषद में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर, यहाँ संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का स्थापना, यूनाइटेड नेशन जो आया है इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए यूएन जो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, समझ गए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका युद्ध किया गया, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था, तो समझ गए ना। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किया गया था। इतना जानकारी। उसके बाद देखिए, और आपको हम जानकारी बता देते। देखिए, जो महासचिव की जो नियुक्ति है, सुरक्षा परिषद की संस्तुति क्या है, उसकी संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 5 वर्ष के लिए किया जाता है, समझ गए। उसके बाद देखिए, तो बोलिए सर महासचिव क्या होता है। देखिए, महासचिव जो है ना, यूनाइटेड नेशन का प्रमुख अधिकारी होता है, महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। कौन, महासचिव। तो बोलिए सर, अभी वर्तमान में महासचिव कौन है। तो देखिए,
कौन है महासचिव? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। देखिए 2017 से वो पद पे थे। 2022 में फिर उनको सेकेंड कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त कर दिया गया है। तो वो कब कब तक रहेंगे? 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 2026 तक सेकेंड कार्यकाल तक रहेंगे। कौन? एंटोनियो गुटेरस। तो बोलिए सर ऐसा तो बता दिए महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटोनियो गुटेरस का संबंध किस देश से है? बताइए किस कंट्री से संबंध है? बताइए किस मतलब कंट्री से है? तो देखिए पुर्तगाल से है। कौन सा? पुर्तगाल से है, याद रखिएगा। ये आपके लिए VVI है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व किया जाता है। कहाँ से है? तो पुर्तगाल से है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए बोलिए सर जो संयुक्त राष्ट्र जो है उसका जो यूनाइटेड नेशन का जो कुछ तो कार्य होगा, इसका स्थापना क्यों किया गया था? देखिए इसका कार्य क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना। उसके बाद कौन? शांति सुरक्षा का प्रबंध करवाना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित करवाना। और बहुत सारे मतलब कार्य है किसका? संयुक्त राज्य का। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र में छः अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। तो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से भी मिल जाएगा। तो 6 अंग कौन कौन है आप लिख लीजिए। जो यूनाइटेड नेशन के जो 6 पार्ट है, कौन कौन पार्ट है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट कौन है? महासभा। समझ गए ना? फर्स्ट है महासभा, सेकेंड है सुरक्षा परिषद, थर्ड कौन है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। समझ गए ना? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद तीसरा हो गया। फोर्थ कौन है? संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद हो गया। उसके बाद फिफ्थ कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और लास्ट जो सिक्स है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। तो वीडियो को आप पॉज कर करके 6 अंक का नाम आप लिख लीजिएगा। तो 21 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद में है। तो समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है। क्वेश्चन ये आपको इंडियन पॉलिटी आपको पता है ना, इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। किसको अधिकार है बताइए? ये VVI क्वेश्चन है। बताइए किसको किसको अधिकार है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम विशेष जानकारी ले लेते हैं, है ना। देखिए भारत में न्यायिक जो पुनरावलोकन का जो अधिकार है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। उसके बाद देखिए वर्तमान में भारत में जो हाई कोर्ट है कितना है? 25। याद रखिएगा हाई कोर्ट कितना है? हाई कोर्ट 25 है। हाई कोर्ट 25 है। इतना समझ गया। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन आपसे पूछने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ गए। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 13 है, 137 और 226 जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। तीनों को हम आपको तीनों जो आर्टिकल है उसके बारे में अब हम आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और देख लीजिए क्या है। देखिए उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है ना, राज्य विधायिका द्वारा बनाए कानून की समीक्षा कर सकती है। कौन? तो उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय कहाँ? राज्य में होते हैं। समझ गए ना? उच्च न्यायालय राज्य विधायिका द्वारा बनाए कानून की समीक्षा कर सकती है। याद रखिएगा ये। और हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी बता दें। देखिए हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। और जो शपथ है वो जो जिस राज्य में वो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो उनके जो गवर्नर होते हैं ना उसके समक्ष ये शपथ लेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और शपथ उस राज्य के गवर्नर के प्रति लिया जाता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे निर्भर रहते हैं। याद रखिएगा जब तक चाहेंगे तब तक उनको हाई कोर्ट रख सकते हैं। याद रखिएगा। और राज्यपाल को भी गवर्नर को भी क्या राज्य के गवर्नर को भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करते हैं। याद रखिएगा। इतना समझ गया। चलिए देखिए उच्चतम न्यायालय मतलब समझ गए ना सुप्रीम कोर्ट।
को आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। उसके बाद देखिए हाई कोर्ट को आर्टिकल 13 एवं आर्टिकल 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। तो समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 और 137 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। चलिए उसके बाद देखिए संविधान की समीक्षा करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। चलिए तो आपको बताए थे ना, तो आर्टिकल 13 आपको ये सर आर्टिकल 13 का यहाँ पे जो वर्ड है ज्यादा आ रहा है। देखिए आर्टिकल 13 क्या है बताइए, भारतीय संविधान राज्य के नागरिक है, नागरिक के विरुद्ध को जो मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय नागरिक को मूल अधिकार के संरक्षण में जो संरक्षण की गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जानते हैं ना, और आर्टिकल 12 से 35। तो आपको भी याद रखना है फंडामेंटल जो राइट है पार्ट 3 में है ना, पार्ट 3 याद रखिएगा। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 12 से 35 है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए वो बोलिएगा सर आर्टिकल 32 है, 32 है ना, आर्टिकल 32 क्या होता है बताइए। आर्टिकल जो 32 है और आर्टिकल 226 याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करता है। तो याद रखिए कौन कौन, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। समझ गए। उसके बाद देखिए एक आपको महत्वपूर्ण है आर्टिकल 137। बोलिए सर आर्टिकल 137 क्या है। देखिए आर्टिकल 137 जो है ना, सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने हेतु एक विशेष शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है, जितना बोले ना आप याद रखिएगा। आर्टिकल 137 जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देता है, जैसे कोई भी आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, तो जो उसके द्वारा जो सुनाए गए जो फैसले होते हैं उसको क्या करता है, उसको फिर से समीक्षा करता है और विशेष शक्ति उसको प्रदान करता है। तो आर्टिकल 137 के बारे में भी आपको बता दिए। तो 22 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए राज्यसभा से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, राज्यसभा लोकसभा से आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है बताइए। राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है, जानते हैं ना, 14 दिन तक, 14 डेज है ना, 14 डेज तक ही रोक सकती है। उसके बाद यदि वो पारित करे या नहीं करे, पारित मान लिया जाता है, याद रखिएगा। समझ गए ना। चलिए तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 23 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा धन विधेयक को 14 डेज की अवधि तक ही रोक सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है। क्या, सिफारिश करने का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। समझ गए ना, न उसको अस्वीकार भी आपको नहीं करना है, आप स्वीकार कीजिए अस्वीकार कीजिए, 14 डेज के बाद जो धन विधेयक है उसको क्या, उसको पारित मान लिया जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या है, उसको सिर्फ सिफारिश कर सकता है, जिसमें आप कोई चेंजेस लाना है लाइए, नहीं लाना है नहीं लाइए, सिर्फ सिफारिश करेगा, याद रखिएगा। लेकिन न अस्वीकार कर सकती है न कोई संशोधन कर सकती है, कौन, राज्यसभा। समझ गए। उसके बाद देखिए हम धन विधेयक का बात आया है, तो बोलिए सर थोड़ा धन विधेयक के बारे में बताइए। देखिए धन विधेयक जो है संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को क्या कहा जाता है, धन विधेयक कहता है। और जो धन विधेयक जो है ना, वो जो आर्टिकल 1110 110 आर्टिकल 1110 है ना, आर्टिकल 110 में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा धन विधेयक कौन सा आर्टिकल में बताइए, तो 110 में है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय स्पीकर कौन करता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को आप स्पीकर बोलते हैं, याद रखिएगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा जी है। कौन है,
जेपी नड्डा जी हैं, याद रखिएगा। और 17वीं लोकसभा अभी है ना, वर्तमान में जो चुनाव हुआ था 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन, उसमें 20 प्लस क्वेश्चन आपको बताते हैं, याद रखिएगा। तो इतना समझ गए। 110 में कहा गया है और धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 में क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक की जो प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 109 में है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, याद रखिएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए 23 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर थोड़ा सा हमको राज्यसभा के बारे में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ राज्यसभा आया है। तो देख लीजिए, राज्यसभा जो होती है वो अस्थाई सदन होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा जो होता है अस्थाई सदन होता है, उसको भंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो पीएम होते हैं राज्यसभा के भी हो सकते हैं और लोकसभा के हो सकते हैं। और सॉरी, एक क्वेश्चन हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सॉरी, देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो मनमोहन सिंह जो है ना, वो राज्यसभा से थे, याद रखिएगा। राज्यसभा के मेंबर थे मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी वर्तमान में है, वो लोकसभा के मेंबर है। तो आपको क्या है, आपको ये सब याद रखना है। देखिए क्वेश्चन आपको कितना बता दिए, समझ गए। उसके बाद देखिए, राज्यसभा से यदि आप पीएम बनिएगा तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए ना, 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए जो पीएम बनेंगे। और लोकसभा से यदि वो बनना चाहते हैं तो उनका उम्र मात्र 25 वर्ष होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो राज्यसभा में कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या है 250 है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कितना? 250 अधिकतम संख्या है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। देखिए 245 सदस्य है, उसमें से 233 है ना, 233 विधानसभा द्वारा चुना जाता है। और 12 जो है भारत के राष्ट्रपति है ना, अभी कौन है वर्तमान में? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो 12 सदस्यों को चुना जाता है, जिनका संबंध कला से हो, साहित्य से हो, ज्ञान से हो, या सेवाओं में उनका योगदान दिए हो, तो वहां से वो नामित करते हैं। तो 233 प्लस 12 तो कितना हो गया? 245 हो गया। 233 जो होता है विधानसभा से, 12 जो है जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और अधिकतम संख्या 250 होता है, 250 होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। और देखिए, लोकसभा के स्पीकर को क्या बोले थे बताइए? लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर बोलते हैं, होते हैं। और जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सभापति होते हैं, कौन है? राज्यसभा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बोला जाता है। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है कौन है? जगदीप धनखड़ जी है। और कौन सी नंबर के हैं? तो 14 नंबर का है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो राज्य का जो देश के प्रेसिडेंट है ना, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, वो 15 नंबर का है, 15 नंबर का है। तो वो आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट 15 नंबर और उपराष्ट्रपति एक कम कर दीजिएगा, कौन है? 14 नंबर का है, जगदीप धनखड़ जी। तो इतना आपको याद रखना है। और एक चीज और आपको बता दें, देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो शपथ जो लेते हैं ना, वो एक सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? देखिए 27 सदस्य हैं। तो ये सब आपको याद रख लेना है। द यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 सदस्य है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आप सही कर दीजिएगा। देखिए द यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 सदस्य है। यूरोपीय संघ जो संघ है उसके 4 प्रमुख संगठन है। कौन कौन है? देखिए यूरोपीय कमीशन, जो कि ब्रुसेल्स में क्या है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर का है, ब्रुसेल्स में है। तो समझ गए ना, यूरोपीय कमीशन। सेकेंड कौन है? यूरोपियन पार्लियामेंट है। उसके बाद देखिए ऑप्शन जो 3 में कौन है? तो देखिए
दी कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज है, और इसका जो हेड क्वार्टर है लक्जमबर्ग में है। उसके बाद देखिए फोर्थ जो संगठन है कौन है, दी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, जो कि इसका जो हेड क्वार्टर है लक्जमबर्ग में ही है। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद देखिए यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों की संख्या कितना है, 20 याद रखिएगा, 20 याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और उसके बाद ये याद रखिएगा। देखिए दी यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 सदस्य है, और संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य है। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए 24 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाइएगा, आपसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, तो नोट कर लीजिएगा। देखिए बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए। गुरुत्वीय बल पर जो कार्य करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं बॉल पेन में एक छोटी सी बॉल लगी होती है, जब आप पेन से लिखिएगा ना, एक छोटी सी बॉल लगी रहती है। तो बॉल, यदि बॉल निकल जाए ना, तो क्या कहते हैं, इंक जो है वो मतलब बाहर निकल जाता है। होता है ना, आप लोग बचपन में देखते होंगे, तो मतलब क्या होता है, इंक बाहर निकल जाता है। तो वही है, पेन की नोक पर एक छोटी सी बॉल लगी होती है। जब पेन को आप लिखिएगा ना, कागज पे लिखिएगा, तो क्या होता है, उसके कारण आपको मतलब कागज पे ये मतलब लिखावट होगा, जो स्याही होती है जो कागज पर छोड़ देती है, याद रखिएगा। तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, गुरुत्वीय बल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए गुरुत्वीय बल क्या है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। समझ गए। उसके बाद देखिए सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जिसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो सरफेस टेंशन क्या है, बताइए। किसी द्रव का जो सरफेस है हमेशा परिवर्तित होने की राह में रहता है, मतलब कि जो सरफेस होता है वो हमेशा परिवर्तित होते रहता है। इसी की इसी जो तनाव को सरफेस टेंशन मतलब क्या, पृष्ठ तनाव कहते हैं। चलिए तो 25 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गुरुत्वीय बल पर काम करता है। एक दो बार देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में गलत नहीं कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का है। देखिए एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है, बताइए किस रोग से ग्रस्त है। तो वो निकट दृष्टि दोष से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मायोपिया बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम विशेष जानकारी ले लेते हैं। आज से मतलब अभी लेक्चर देख लीजिएगा ना, इसके बाद आपका एक भी डाउट मतलब नहीं रहेगा, पूरा डाउट क्लियर एग्जाम में आएगा, पूरा क्वेश्चन करके आइएगा। क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसको आप इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। देखिए क्या है, इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है जो नजदीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसको क्या, वो कौन सा रोग से ग्रसित होता है, तो निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो मायोपिया होता है ना, उसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन नजदीक की वस्तु को आप सही से देख लेते हैं। समझ गए। उसके बाद देखिए इसके एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो निकट दृष्टि दोष है ना, उसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज कीजिए। तो देखिए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जिसको हिंदी में अवतल लेंस भी कहा जाता है। समझ गए। तो जो निकट दृष्टि दोष मायोपिया का जो दोष को निवारण के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, जिसको हम अवतल लेंस भी कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का जो मीनिंग होता है दूर दृष्टि दोष होता है। तो उसमें क्या होता है, जो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं दूर की वस्तु तो देख लेते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम दूर दृष्टि दोष के जो रोगी हम मानते हैं। देखिए इस दोष के निवारण के लिए कन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा, देखिए कन्वेक्स लेंस है ना, वो कनकेव था, ये जो दूरदृष्टि में है ना, कन्वेक्स लेंस का जो मीनिंग होता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। उसके बाद देखिए मोतियाबिंद का उपचार ऑपरेशन द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा। उसके बाद देखिए क्या है, अबिंदुकता, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। अबिंदुकता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। इसमें जो आँख होता है ना, हॉरिजॉन्टल को देख लेता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देख लेता है, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको नहीं देख पाता है। जो जो मानव नेत्र होता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देख लेता है और ऊर्ध्वाधर जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन है उसको नहीं देख पाता है, तो उसको हम अबिंदुकता कहा जाता है। समझ गए। उसके बाद देखिए, इस रोग के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस मीन्स सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। तो इतना जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज से ये क्वेश्चन आपको गलत होने की चांस ही नहीं है। 26 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर, बताइए रुकावट आने पर क्या होती है, मुड़ जाती है। क्या है, मुड़ जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप बहुत बहुत किए होंगे, तो ये लोग आप लोग जानते होंगे। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ध्वनि ध्वनि अपने मार्ग में यदि ध्वनि का मार्ग में कोई भी रुकावट आ जाए तो जो वो क्या करती है, वो मुड़ जाती है। ध्वनि जो है मुड़ जाती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, है ना, ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती है। उसके बाद देखिए, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्या होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। उसके बाद देखिए, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर बोलिए या कोई पहाड़ से टकरा कर परिवर्तित होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं ना, इको साउंड मतलब प्रतिध्वनि बोलते हैं ना, प्रतिध्वनि या इको साउंड बोला जाता है। जब आप पहाड़ पे जाके कोई भी शब्द आप बोलिएगा तो आपको क्या थोड़ा देर के बाद महसूस होगा कि जो वही शब्द फिर कोई आपको रिटर्न सुनाई दे रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि या इको साउंड बोलते हैं। उसके बाद देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए, जो साउंड है, साउंड के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। तो आप लोग ये मतलब क्या महसूस करते होंगे ना, कोई भी ध्वनि यदि रात में लाउड स्पीकर बजता है तो देखते हैं कि मतलब वातावरण पूरा शांत रहता है ना, एटमोसफेयर पूरा शांत रहता है। तो क्या होता है कि दिन की अपेक्षा रात में आपको ध्वनि लाउड स्पीकर का ध्वनि जो है, साउंड है, वो ज़्यादा आपको सुनाई देता होगा। दूर दूर तक यदि कहीं भी दूसरा गांव में भी बजे तो आपको यहाँ सुनाई देता होगा, चाहिए वहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहा है। समझ गए। उसके बाद देखिए, इको साउंड सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी है 16.6 मीटर की दूरी पर होना जरूरी है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि के लिए आपको जो साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको भी आई है, कितना स्टूडेंट है क्वेश्चन गलत कर देते हैं। साउंड की जो ट्रेवलिंग के लिए माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ध्वनि जो है निर्वात जानते हैं, वैक्यूम में गमन नहीं करती है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है वैक्यूम में गमन करती है। प्रकाश जो है वैक्यूम मीन्स निर्वात में गमन करती है। ध्वनि जो है गमन नहीं करती है निर्वात में या वैक्यूम में। चलिए, तो 27 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। बताइए कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखिएगा ना, तो थोड़ा सा क्या है कि जो क्वेश्चन ये मत कहिएगा सर क्वेश्चन हार्ड पूछता है। कभी कभी थोड़ा जनरल नॉलेज का भी आपका जो माइंड सेट कैसा आपका काम करता है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। हाँ हाँ, देखिए कीमत प्रक्रिया बोला है ना, तो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। वस्तु विनिमय का मतलब जानते हैं, जैसे में पहले का जो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो क्या था, आप जैसे में चावल दीजिए तो कोई आपको गेहूं देता था, तो गेहूं देगा, यदि ज्वार दीजिए तो कोई बाजरा देता था, मक्का देता था। तो इसी तरह वस्तु का विनिमय मतलब आदान प्रदान होते रहता था। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। 28 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या अर्थ है, वस्तुओं के द्वारा लेन देन करना। जैसे में होता है ना, पड़ोसी से क्या करते हैं, कभी आप वो सामान देते हैं, दूसरा सामान ले लेते हैं, या कोई बुक आपको पढ़ना हो तो कहते हैं ना कि आप इंग्लिश आप पढ़ो, रीजनिंग हमको दे दो। तो यही है, क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझ गए। उसके बाद देखिए, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली अधिक प्रचलित थी, क्योंकि उस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, इसलिए जो वस्तु विनिमय प्रणाली था जो अधिक प्रचलित था। उसके बाद देखिए,
मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि के साथ ही वस्तु विनिमय प्रणाली में कमी आई। जब से मुद्रा स्टार्ट हो गया तब से लोग क्या कोई सामान लेता था तो उसके बदला क्या उसको सिक्का हो गया, जो बोलिए सिक्का मतलब मुद्रा उसको देते थे, उसके बदले सामान से मतलब अदला बदली नहीं करते थे, समझ गए, विनिमय नहीं करते थे सामान से मुद्रा के बाद। उसके बाद देखिए, समझ गए ना, मुद्रा का मुख्य जो कार्य है विनिमय का साधन होता है, ये तो समझ गए। उसके बाद देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बोलिए सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका पूर्ण नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति के पास में होता है, जो निजी व्यक्ति के पास में रहता है, जैसे में आप समझ गए ना, क्या रिलायंस जियो हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर पूरा नियंत्रण सरकार का हो, तो क्या कहा जाता है? उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें निजी एवं सरकार दोनों का भागीदारी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और देखिए भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब एक उदाहरण, आप यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था का कोई देश आपसे पूछे तो भारत एग्जाम्पल है। कौन है? अपना देश इंडिया, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए, तो 28 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए वायु दाब, जिसको क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर दर्शाया जाता है, तो आप क्वेश्चन तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। एयर प्रेशर, तो देखिए यहाँ आइसो बार दिख रहा है, देखिए आइसो बार, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समदाब रेखाओं द्वारा। समझ गए ना, जो एयर प्रेशर जो है दर्शाया जाता है आइसो बार के द्वारा, मतलब समदाब रेखाओं के द्वारा। चलिए थोड़ा सा और विशेष जानकारी ले लेते हैं। देखिए एयर प्रेशर, आइसो बार। उसके बाद देखिए आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब समताप रेखाओं, जो रेखाओं हैं द्वारा समान तापमान बताने वाली जगहों को मिलाती है। तो आइसोथर्म मतलब तो समझ गए टेम्परेचर, तो समान तापमान याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन जो कोई जो लवण वाली चीज का आपका जो यूज वर्ड कीजिएगा तो उसके लिए हेलाइन वर्ड का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा। जो सम लवण रेखाओं, जिसको इंग्लिश में हाइसोहेलाइन बोलते हैं, समुद्र में समान लवणता वाली जगहों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। समझ गए। उसके बाद देखिए कंटूर। कंटूर जो होता है एक कर्व रेखा होती है जिस पर किसी भौतिक राशि ऊंचाई का मान समान होता है। कंटूर ऐसे ऐसे खींचा जाता है, देखिए कंटूर ऐसे ऐसे खींचा जाता है, याद रखिएगा, है ना। कंटूर ऐसे ऐसे खींचा जाता है, तो समझ गया। तो 29 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एयर प्रेशर दर्शाया जाता है आइसो बार के द्वारा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित इनमें से किस में अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है? बताइए, चारों ऑप्शन आप पढ़िए। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया और सोडियम नाइट्रेट। तो आप समझ गए ना किसका? यूरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। यूरिया में नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, कितना? 46% पाई जाती है नाइट्रोजन। इसलिए ना यदि आप क्या है गेहूं का खेती कीजिए या चावल का खेती कीजिएगा तो क्या होता है उसमें यूरिया का क्या क्या किया जाता है? यूरिया का छिड़काव किया जाता है। यूरिया देते हैं ना खेत में, आप देते हैं ना, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी नहीं हो इसलिए। तो यूरिया में 46% आपको क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था ना अधिकतम किस में पाया जाता है, तो यूरिया में पाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए यूरिया में 46% पाया जाता है। उसके बाद देखिए डीएपी। आप लोग बचपन में खेती करते होंगे तो डीएपी का नाम अब तो सुने ही होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। उसमें नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस 46% होता है। फॉस्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% होता है। उसके बाद देखिए भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में यूरिया का उत्पादन ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत पोटास के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर करता है। पोटास जो है ना अलग दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है, आयात करवाना पड़ता है, अलग देश से लाता है। वही कारण है कि जो पोटास का जो अभी रेट है वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पोटास आपको बढ़ गया है, याद रखिएगा। समझ गया। उसके बाद देखिए एक याद कर लेगा, नाइट्रोजन रेशियो, फॉस्फोरस रेशियो, पोटास, जो इसका जो रेशियो होता है 4:2:1 होता है। 4:2:1
1 होता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको ई बुक लेना हो तो ई बुक आप प्राप्त कर लीजिए, उसमें पूरा सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। जब तक आप मैथ का एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको दिक्कत होगा। क्लास यहाँ से कीजिए और क्वेश्चन वहाँ से कीजिए, आपके लिए डीआरडीओ पेपर के लिए वो मतलब पर्याप्त है। वहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।